मेरा नाम नाज़िया है। हम कराची में रहा करते थे। मेरे बाद एक के बाद एक 5 बहनें पैदा हुईं, लेकिन बदकिस्मती से वे पैदाइश के चंद महीने बाद ही मर जाती थीं। कोई कहता है कि 18 है, कोई कहता है कि मेरी माँ ही मनूस है, जो लड़की पैदा करने के लिए ही हुई है। लड़का पैदा करने की तो इसकी औकात ही नहीं है, बांझ औरत की। शायद वे इस दुनिया की पहली औरत होंगी जिसे लड़कियां पैदा करने के बावजूद भी बांझ कहा गया होगा। मैं बचपन से ही ऐसे दुत्कार वाले माहौल में रही। जब भी दादी के पास जाती वे दुत्कार कर कमरे से निकाल देती थी, और अब्बा को मुझसे इतनी घिन आती कि वे मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते थे। उनके घर आने के बाद तो मेरी आती जाती सांस भी सूख जाती थी। उनकी आंखें भी मुझे दुत्कारती रहती थी। गली गली में खेलती मेरी सहेलियों को अपने वालिद के साथ खेलना, चीज़ खाने के लिए पैसे मांगना, सबसे पहले उनके चेहरे की खुशी मेरी हसरतों में इजाफा करती रहती थी। मैं अक्सर सोचती थी कि मैं अपने अब्बा के साथ हंसी मजाक दूर से आता हुआ देखकर उनका हाथ हिलाना, खुशी से खिलखिलाना क्यों नहीं कर सकती। इस सोच ने मुझे बेचैन करके रख दिया। मैं करवट बदल बदल कर अपने दिमाग में एक प्लान बनाती थी कि मैं भी अब्बा के सामने आते ही मैं भी ऐसी ही डिमांड करूंगी जैसे मेरी सहेलियां करती हैं, वैसे ही खुश होंगी जैसे वे खुश हुआ करती हैं। एक दिन मैंने ही सोचते सोचते अपनी आंखें बंद कर ली। अगले दिन का मुझे शिद्दत से इंतजार था। जैसे ही अब्बा मुझे गली में आते हुए दिखाई दिए, मैंने उछल उछल कर मुस्कुरा कर अपने अब्बा को देखना शुरू कर दिया। जब वे मेरे पास से गुजरने लगे तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। अब्बा मुझे चीज़ खानी है। वे रुके और मुझे घूर कर देखा। मैं अपनी एक्साइटमेंट में समझ ना पाई और उनका हाथ मेरे गालों पर एक निशान सा छोड़ गया। वे तो चल पड़े थे, लेकिन मैं अपने गालों पर हाथ रखकर अपनी सहेलियों का मजाक का निशाना बन गई थी। मैं वहीं पर उनसे नज़रें चुराती हुई खड़ी की खड़ी रह गई। मेरी सहेलियों ने मेरी चारों तरफ खड़ी हो गई और फिर मेरे पैर पर चलती भी मुझे चिढ़ाने लगी और मुझे चिढ़ा कर कहने लगी, अब्बा जी मुझे चीज़ खानी है। वैसा कह कह कर मेरा मजाक उड़ाने लगी। मैं ऐसी जिल्लत बड़े मजाक के लिए तैयार नहीं थी और वहाँ से भागने का ख्याल मेरे दिमाग में आ रहा था। मेरे पैर ज़मीन से जकड़ दिए और अपने इर्द गिर्द घूमती हुई लड़कियों के बेबस परिंदे की तरह मेरी रूह फड़फड़ा रही थी। ना जाने मैं कैसे ये दायरा तोड़कर उनके दायरे से भागी थी। घर का रास्ता मुझे धुंधला सा लग रहा था, तो मैं भागती हुई अपने सहन में आंसू आस्तीन से साफ करते रोती चली जा रही थी, लेकिन उनके बेरहम चेहरा मेरे सामने आ रहे थे। मैं सहन में बैठकर अपनी खूनी रिश्तों से अपनी ज़ख्मी दिल को छिपाते हुए कमरे की तरफ दौड़ी और चारपाई पर गिरकर हिचकियाँ दबाए रोने लगी। मेरी सिसकियों पर हद से ज़्यादा मेहरबान माँ भी न उठी तो किसी से क्या उम्मीद कर सकती थी। वे दिन और आज का दिन, जब मैं ये कहानी लिख रही हूँ, मैंने अपने बाप से मोहब्बत की उम्मीद करनी ही छोड़ दी थी। और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे भारी मोड़ होता है जब आप किसी से इस तरह मायूस हो जाएं कि आपके बीच दरमियान ताल्लुक़ बस नाम के लिए रह जाएं। जब मैं बस चौथी क्लास में थी तब मैंने घर से निकलना और खेलना छोड़ दिया। उस दिन जब अब्बा के सामने बड़े मान के साथ हथेली फैलाई थी और बदले में सरेआम थप्पड़ खा लिया था और अपनी हम उम्र लड़कियों के सामने बेइज्जती हो गई थी, तो फिर मैं हंसना, खेलना, जिद करना सब कुछ भूल गई थी। खाना मिल जाता तो खाना खा लेती, ना मिलता तो अम्मी से भी ना कहती। मुझे इस बात में इतनी चोट लगा दी कि मुझे अपनी ज़िंदगी की उमंग ये ख़त्म हो गई थी। अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि ईद पर कपड़े सिले हैं या नहीं। स्कूल की यूनिफॉर्म से लेकर जूतों तक सब दूसरों की उतरन थी, जिस पर मुझे कभी कोई शिकवा ही नहीं रहा। मैं ऊपर से ठीक दिखाई देती, लेकिन अंदर ही अंदर तूफ़ान भरता रहता। मैं किसी के सामने रोती भी नहीं थी, बल्कि गहरी रातों में छुप छुप कर आंसू बहाती थी। अम्मी मेरी सारी हरकतों को देखा करती थी, लेकिन ठंडी सांस भरकर ही रह जाती। बेटा पैदा ना करने की बर्दाश्त और मारपीट वे शादी के बाद से अब तक भुगत रही थी। उनके अंदर इंसानियत ख़त्म कर डाली थी। वे मिट्टी के पुतलों की तरह पूरे सारे काम करती रहती थी। मुझे अब कभी कभी अपनी अम्मी पर तरस भी आता और फिर मैं सोचती कि भला एक कैदी दूसरे कैदी के लिए कर भी क्या सकता है। मेरी ज़िंदगी का फ़कत एक ही मकसद रह गया था कि किसी तरह पढ़ लिख कर इतने पैसे कमा सकूं कि कभी भी अब्बा या किसी के पैसे लेने ना पड़े। जब अब्बा स्कूल के फ़ीस दिया करते थे, जो इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, तो उस पर भी मुझे बातें सुना
चाहते थे, बल्कि माँ ही कहती थी कि अब वह हर बार उनके लिए फ़ीस भरना भी अम्मी के लिए आजमाइश बन गई थी। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकती थी कि अम्मी के लिए आजमाइश तो पहले ही कम न थी और मेरी वजह से उनकी आजमाइशों में 2 गुना इजाफा हो गया। मैं और अम्मी बिल्कुल अलग एक कमरे में रहा करते थे, बल्कि घर के लोग सब एक जगह खाते थे और मज़े करते थे। अब्बा की इजाज़त के बगैर अम्मी भी उस कमरे में कदम नहीं रख सकती थी जिस कमरे में अब्बा सोया करते थे। लेकिन जिस वक्त अब्बा चाहते तो अम्मी को उस कमरे में जाना पड़ता, चाहे अम्मी की कितनी भी ज़्यादा तबीयत ख़राब क्यों ना हो। वह अब्बा का हुक्म बजाती थी, इसके बावजूद भी अब्बा का मुंह बना रहता और वह अक्सर अपनी माँ को कहा करती थी कि क्या ब्याह कर लाई हो, ये तो मुझे खुश भी नहीं रख सकती, इसे खुश रखना नहीं आता है। अब्बा का ताल्लुक बाजारू औरतों से भी था और वे हर वक्त अम्मा को वैसे ही सजे सवरे रूप में देखना चाहते थे। अम्मा कोशिश भी करती थी लेकिन उनके बजाय सांचों की खातिर ढल जाएं, लेकिन वे अब्बा की खुशी के लिए लिपस्टिक और हल्का फुल्का मेकअप कर लेती तो दादी के तन और चैन नहीं मिलता था। अम्मी की जान वैसे भी ना छूटती। जब वैसे होकर अब्बा के पास जाती तो अगर अब्बा की फरमाइश को पूरा न कर पाती तो अब्बा उनसे लड़ पड़ते और उनसे बेशर्मी से कहते कि तुझसे अच्छी तो बाजारू औरतें हैं, पैसा लेती हैं लेकिन दिल तो खुश कर देती हैं। तो अम्मी रोना शुरू कर देती थी और कहती थी कि मुझसे ये सब कुछ नहीं होता है, कोई पाक बीवी ऐसा करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। उनकी आवाज़ कमरे से बाहर भी आती, दादी अक्सर कान लगा कर सुनती थी और मैं भी ऐसे में उनके करीब हुआ करती थी। लेकिन कई बार वे मुझे डांट कर भगा देती या दूर से ही जूते मेरी तरफ फेंक के मारती, फिर मुझे वहाँ से जाना पड़ता। लेकिन छोटी सी उम्र में ही मुझे हल्का हल्का इस बात का एहसास होने लगा था कि अम्मी के साथ इस कमरे में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा गलत उनके साथ होता है जो इस कमरे से निकलती हैं तो उजड़ी हुई बेवा से भी बदतर होकर निकलती थी। रोने के सिवा और कुछ नहीं मिलता था। अजीब सा घुटन वाला माहौल था। कभी कभी ऐसा लगता कि सांस भी अगर ज़ोर से ली तो उस पर भी कोई फतवा लग जाएगा। मैं जब छठी जमात में आई थी तब अम्मी को दोबारा से उम्मीद लगी। अम्मी का ख्याल रखने के बजाय दादी ने उन्हें साफ साफ अल्फाजों में कह दिया, अगर उसको लड़का ना हुआ तो तलाक पक्की है। दादी की ऐसी बातें मेरा दिल चील गया और मैं सोचती थी कि अम्मी पर जाने क्या बीती होगी, न जाने कितने खौफ उनके दिमाग पर छाए होंगे। अम्मी हर वक्त कुछ न कुछ पढ़ के अपने ऊपर फूंकती रहती थी कि शायद इस फूकों से मेरा मुकद्दर भी बदल जाए और मेरी माँ बेटी की माँ बन जाए। वे हर रोज़ अपनी जंग लड़ रही थी, कभी ताबीज़ कभी दम दरूद, सब कुछ अपने ऊपर कर रही थी। अभी दूसरा ही महीना था, वे इस कदर कमज़ोर दिखाई देती थी, ऐसा लगता था कि हवा के झोंके से ज़मीन पर गिर जाएंगी। उनकी खुराक और खाने पीने का कोई ख्याल नहीं रख रहा था और ना ही इस कदर कमज़ोरी के बावजूद उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। मैंने दबी दबी आवाज़ में अम्मी की रंगत को देखकर कहा कि डॉक्टर के पास जाएं, शायद वे विटामिन की कुछ गोलियां दे दें जिससे उनकी तबीयत कुछ ठीक हो जाए। लेकिन अम्मी हसरत भरी नज़रों से बस मुझे चुपचाप देखती चली जाती थी, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं था, ना पैसा ना पति की मोहब्बत, और घर का काम का बोझ उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान रखता था। लेकिन मुझसे जितना बन पड़ता उतना मैं अम्मी की मदद कर देती। लेकिन मैं खुद भी बहुत छोटी थी। अम्मी जाने क्यों मुझे अपने से ज़्यादा बेबस दिखाई देती थी। आज भी किसी अम्मी मज़ार की तरफ से लौटी थी, क्योंकि मोहल्ले की एक औरत ने कहा था कि हर जुमरात में इस मज़ार पर अपनी हाजिरी देंगे तो लड़का ज़रूर पैदा होगा, और उन्हें ये बात बताने वाली ऐसी औरत थी जिसके पास औलाद नहीं थी। अम्मी भी उन औरतों की बातों में आकर ये भूल चुकी थी कि औलाद देना ना देना तो सब अल्लाह के हाथ में है। वे जिसे चाहता उसे औलाद देता, जिसे नहीं चाहता है उसे औलाद नहीं देता। लेकिन हम लोगों की बातों में आकर अल्लाह से मांगने की बजाय हम जगह जगह पर मांगना शुरू कर देते हैं और अपनी आखिरत भी ख़राब करते हैं। अम्मी का 8वां महीना लगा था कि दादी ने बोलना शुरू कर दिया कि अम्मी का अल्ट्रासाउंड कराया जाए कि पता चल जाएगा कि लड़की है या लड़का। दादी ने 5वें महीने भी कहा था, लेकिन उस वक्त अम्मी ने उनकी एक बात कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी थी और ख़ास तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन जब दादी ने भी उठते बैठते कहना शुरू कर दिया तो अब अब्बा भी इस बात के लिए राज़ी हो गए और कहने लगे कि बच्चा पैदा होने से पहले ही पता होना चाहिए कि लड़का है या लड़की। अम्मी बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि वे जानती थी अगर जीन्स का पता वक्त से पहले चल गया, अगर बैठी हुई तो वे तो इस बच्चे को मार देंगे या फिर पैदा
पैदा होते ही उन्हें तलाक देकर घर से निकाल दिया जाएगा। ऐसे में वे कहाँ जाएंगी, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनके मायके में सिर्फ एक उनका भाई था जो उनके हालात और रिश्तों से बिल्कुल लापरवाह था। उसके अंदर बेरहमी इतनी ज़्यादा थी कि वह अपनी बीमार माँ बाप को छोड़कर अपनी बीवी के साथ अलग घर में रहने लगा। अम्मी के लिए अपनी बीमारी, माँ बाप के लिए सब कुछ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उनका मायका उनके ससुराल से काफ़ी दूर था, आने जाने का किराया भी नहीं मिलता तो पैदल ही अपनी कमज़ोर जान के साथ निकल जाती। लेकिन फिर भी 3-4 दिन चारपाई पर ही पड़ी रहती थी और कई कई दिन तक बुखार रहता और हर दूसरे दिन मायका जाना उनकी सांस को खटकने लगा कि घर के काम से बचने का कोई अच्छा बहाना ढूंढ लिया है। अम्मी बहुत ज़्यादा तंग आ जाया करती थी, उन्हें जवाब भी दे दिया करती थी। फिर दादी एक ही चार लगा कर अब्बा को बताया करती थी। फिर अम्मी की शामत आ जाया करती थी और वे फिर अब्बा की मार भी खाती और फिर बग़ैर किराए के मायके जाकर बीमार हो जाती। उसके बाद घर का सारा काम भी करती, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कुर्बानी का कोई सिला नहीं था। दवाई लेने के बावजूद कोई दुआ उनके हक़ में कबूल ना हुई। बस उनकी मुश्किल इतनी आसान हुई कि उनके वालिदैन ने अपनी बीमारी की हालत में उन पर ज़्यादा बोझ न बने और जल्दी अल्लाह के प्यारे हो गए। उनके दिल पर इस बात का बोझ नहीं था कि वे अपने माँ बाप के लिए अपने भाई की तरह कुछ न कर सकी। दरअसल मायका लड़की का एक साहिबान होता है जहाँ पर वे कुछ पल के लिए अपने सारे गम भुलाकर 2 घड़ी सुख का सांस ले सकती हैं और मायका सिर्फ माँ बाप के सामने ही सही होता है। बाकी बहन भाई तो रिश्ते और वक्त और हालात अपने अपने मतलब की वजह से बदलते और तब्दील हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं और यही सच्चाई है। इसी तरह अम्मी का रिश्ता भी अपने भाई के साथ बस नाम का रह गया, लेकिन अब बदकिस्मती से अम्मी का मायका भी ख़त्म हो गया था। अब उठते बैठते अम्मी बस एक बात की परेशानी थी, अब क्या होगा? अगर बेटी पैदा हो गई तो उनकी तो इस घर में कोई जगह नहीं रहेगी, वे कहाँ जाएंगी? ना तो वो कोई ठिकाना जानती थी जहाँ कुछ पल इज़्ज़त के साथ गुजार सके, ना ही इतनी पढ़ी लिखी थी कि जॉब करके अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वह इस मुश्किल घड़ी से निकलना चाहती थी लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे कि वे बंद गली में आकर खड़ी हो। सारी रात सिसकियाँ ले लेकर गुजारती और ऊपर से दादी की बातें जो बार बार अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कह रही थी, लेकिन अम्मी भी हर बार दादी की बातों को टाल देती। इसी वजह से अम्मी और दादी में खूब ज़्यादा लड़ाई हो गई और दादी ने अब्बा को सब कुछ बता दिया और अब अब्बा भी इस अल्ट्रासाउंड को टालने के मूड में नहीं थे। कल 4 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा। अम्मी बोल रही थी कि अब्बा ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया था। वे चादर झाड़ कर सो गए थे। दादी के चेहरे पर एक मक्कारी सी मुस्कुराहट थी। अम्मी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। सफ़ेद रंगत लिए वे कमरे में आई और सर पकड़ कर बैठ गई। मैं चुपचाप अम्मी के पास आकर खड़ी हो गई। वे मुझे खाली खाली नज़रों से देखने लगी। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये सवाल करते हुए उनकी नज़र मुझे देखने लगी तो वे फ़ौरन बोली, बेटियां तो बहुत प्यारी चीज़ होती हैं, उन्हें जन्म देने वाली माँ कभी नहीं घबराती है, लेकिन ये समाज हमें जीने नहीं देता। शायद वह मेरे खौफ को भांप चुकी थी, इसलिए वे पहली बार उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेर कर मेरा माथा चूमा और फिर मुझे अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर ली, जैसे कि एक ठंडक दिल में उतर गई हो। तुम नहीं जानती कि तुम मुझे कितनी प्यारी हो नाजिया, लेकिन मेरे हालात ने मुझे तुमसे ना प्यार करने दिया और ना ही मौका दिया। वे सिसकते हुए लहजे में बोली तो मैं भी रोने लगी थी। फिर उन्होंने मुझे अपने सीने से अलग किया और तसल्ली देते हुए बोली, नाजिया तुम बहुत सारा पढ़ना, अपने पैरों पर खड़े होना, ताकि कल को कोई तुमसे तुम्हारा आसमान न छीन सके, और ना ही इस डर से ज़िंदगी गुजारना कि अगर कोई तुम्हें घर से निकाल दे तो तुम कहाँ जाओगी। वे सिसकते हुए लहजे में बोली थी, हालात जैसे भी हों तुम्हें पढ़ना नहीं छोड़ना है, तुम ये बात याद रखोगी ना। वे मेरी आंखों में आंखें डाल कर बोली तो मैंने सर हिला दिया। शाबाश। वे मुस्कुरा रही थी और मैंने पहली बार ये महसूस किया था अम्मी मुझसे प्यार करती हैं। शाम 4 बजे अम्मी अब्बू को लेकर अस्पताल चले गए तो मैं एक नामालूम खौफ के तले जानमाज बिछाए हुए अम्मा के लिए दुआ करने लगी। जाने की अम्मी जब अस्पताल के लिए निकल रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे वे सजाए मौत के कैदी की तरह चल रही हों। अम्मी की आंखों के नीचे काले काले हल्के हल्के धब्बे और कमज़ोरी तो चीख चीख कर बता रही थी कि उनका इस मौके पर ख्याल रखा जाए, लेकिन दादी और अब्बा तो बेरहम थे और बेटे की ख्वाहिश में एक जिंदा जीती जागती औरत को ख़त्म कर दिया था। रात को 8 बजे दरवाज़ा ज़ोर से खुला। मैं भागती हुई दरवाजे के पास गई और दरवाज़ा खोला तो अब्बा तेज़ी से घर के अंदर दाखिल हुए और तेज़ी से अपने कमरे के अंदर गए और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लिया। दादी भी पैर पटक के घर के अंदर दाखिल हुई।
हुई और अपना टोपी वाला बुर्खा उतार कर चारपाई पर फेंक दिया और फिर हाथ मलते हुए बोलना शुरू कर दिया। फिर मैंने अम्मी को अंदर आते हुए देखा, जो किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए हुए अंदर आई और खामोशी से अपने कमरे की तरफ चली गई। घर में एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था, जिसमें दादी की हाय हाय की आवाज़ें दिल को चीरने लगी थी। अम्मा की हालत बहुत बुरी थी और उन्होंने ना सुबह से नाश्ता किया था और ना ही दिन को कुछ खाया था। तो किचन में जाने से पहले मैंने दादी से खाने का पूछने के लिए उनके पास गई, तो वे नान के साथ कबाब चुपके चुपके से खा रही थी। मुझे देखकर ही फ़ौरन खाने को छिपा कर रख दिया और मुझे दूर फिटकारते हुए कहा, वहाँ से जाने को कहा। तो मैं किचन में आई और अम्मी के लिए दिन की बची कुची रोटी को गर्म किया और 3 दिन का सालन जो ज़रा सा देगची पर लगा हुआ था, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर शोरवा सा बनाया और 2-3 बार उबाल देने के बाद प्लेट पर निकाला। फिर पुदीने की चटनी बनाई और टमाटर और खीरा काट कर और फिर यूं ही उठाकर किचन से बाहर आने लगी तो सामने दादी रास्ता रोके खड़ी थी। ओहो, इतनी मेहमान नवाजी किसकी हो रही है? दादी हाथ हिलाते हुए बोल रही थी। मैंने कहा, अम्मी के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। दादी, वे सुबह से भूखी हैं। हाँ हाँ, वे तो खाना खाने की हकदार है। इस घर में वारिस तो पैदा ना कर सकी, अब हमारी बेटियां भी नोच कर खा ले। उन्होंने टमाटर और खीरे की सलाद वाली प्लेट उठा ली तो मैं उनका मुंह देखती रह गई। अब जा, देख क्या रही है? वे गुस्से से बोली तो मैं तेज़ी से उनके पास से गुजरकर अम्मी के कमरे में गई, जो लेटी हुई छत को घूर रही थी। अम्मी, खाना खा लो। मेरी आवाज़ पर अम्मी उठकर बैठी कि मुझे बहुत ज़्यादा बेइंतहा हैरत हुई। उन्होंने खाना इतनी तेज़ी से ख़त्म किया जैसे कोई उनसे खाना छीन लेगा। ये मंज़र इस कदर तकलीफ़ देता मेरे लिए कि मैं कमर मोड़ कर खड़ी हो गई और दरवाज़े की तरफ देखने लगी। अम्मी ने जब खाना ख़त्म किया तो मैंने बर्तन उठाए, बर्तन किचन में रख कर कमरे में आई तो अम्मी अभी भी वैसी ही हालत में लेटी हुई थी जैसे कि मैंने उन्हें पहले देखा था, लेकिन अब उनकी आंखें बंद थी। उनकी पेट की भूख खत्म थी तो उनको नींद आ गई थी। मैं बगैर शोर किए हुए अपनी चारपाई पर बैठ गई और फिर उन्हें देखती रह गई। नींद तो मुझे भी आ रही थी। मैंने सरहाने पर अपना सर रखा और अम्मा की चेहरे की तरफ देखते देखते मैं भी आखिर सो ही गई। रात को ना जाने कौन सा पहर था, मेरी शोर से आँख खुली। अम्मा दर्द से निढाल थी। उनकी तकलीफ़ देखकर मैं दादी के कमरे में गई और उनको अम्मी के बारे में बताया तो बजाय औरत होने के खातिर अम्मी की तकलीफ़ को समझती, उल्टा वे मुझ पर ही उनकी नींद बर्बाद करने के लिए चीख पड़ी। दादी के इस रवैये पर मैं गुस्सा हो गई। मैंने अब्बा के कमरे के दरवाजे पर भी दस्तक दी, लेकिन दरवाज़ा खोलने की बजाय उन्होंने खिड़की से ही पूछा, क्या बात है? मैंने रोते हुए अम्मा की तकलीफ़ के बारे में बताया तो वे गुस्से से बोले कि कुछ नहीं होता, वे नहीं मरेगी, जा दफ़ा हो यहाँ से, दोबारा यहाँ मत आना। और ज़ोर से खिड़की बंद कर दी तो मैं रोते हुए अम्मी के कमरे की तरफ भागी तो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अम्मा ने जिस वजूद को जन्म दिया था उसमें कोई हरकत न थी। वे मेरी बहन थी लेकिन मर चुकी थी। मैंने झुकी झुकी नज़रों से अम्मी की तरफ देखा। अम्मी, ये तो मर चुकी है। अच्छा है, वक्त पर ही मर गई। अल्लाह ने इसे तकलीफ़ों से बचा लिया। अम्मी अपनी तकलीफ़ को भूल कर और सकून लहजे में बोली। अम्मी की आवाज़ दर्द से मुझे निढाल कर दिया और मैं रो पड़ी थी। अम्मी ने जल्दी खुद को संभाला। बच्चे की मौत के 2 दिन बाद जहर की गोलियां खा ली और मर गई। शायद उन्हें अपनी तकलीफ़ से निजात के लिए वाहिद ज़रिया यही नज़र आया। अब्बा ने 40 दिन का भी इंतज़ार नहीं किया और शादी कर ली। अब्बा की नई नवेली दुल्हन ने सारे घर कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। वे इतनी जल्दी पूरे घर पर छा गई, उनका तसव्वुर तो दादी ने भी नहीं सोचा था। अब्बा धन का भी सारे पैसे अपनी नई नवेली बीवी के हाथ में हिला कर रखते। दादी के हाथ में कुछ भी नहीं रहा था और दादी के सारे सपने टूटते हुए नज़र आने लगे और वे तिलमिलाती हुई लड़ने लगती थी और उनकी आपस की लड़ाइयाँ रोज़ रोज़ बढ़ने लगी। और ये बात मेरे हक़ में इस तरह बेहतर थी कि जब उन दोनों की तवज्जो मुझसे हटकर दोनों पर थी, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ ही लड़ते झगड़ते भी रहते थे। लिहाजा मैंने अपनी सारी तवज्जो अपनी तालीम पर लगा दी। घर में क्या हो रहा था क्या नहीं, मैंने इस मामले में नहीं पढ़ना चाहती थी। 8वीं के बाद मैंने घर में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और मैट्रिक का दाखिला मैंने प्राइवेट भेज दिया था,
क्योंकि अब्बा ने फ़ीस देने से इनकार कर दिया था। मैट्रिक का रिज़ल्ट आने के बाद ही मैंने प्राइवेट करने का सोचा और साथ ही साथ पीटीसी में भी दाखिला ले लिया। मुझे अम्मी के अल्फाज हर वक्त घूमा करते थे कि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है और अपने पाँव पर खड़ा होना है। लिहाजा हालात जैसे भी रहे, मैंने कभी भी तालीम के मामले में हिम्मत न हारी। उस दौरान मेरे रिश्ते भी आने लगे। मैंने देखा कि मेरे मामले में नई अम्मी, जो हमेशा नाताल्लुक़ सी रहती थी, वे मेरे रिश्तों के मामले में इंतहाई दिलचस्पी देने लगी। मेरी एक रिश्ते पर अब्बा ने मुझसे पूछे बिना ही हाँ कर दी तो नई अम्मी उनसे झगड़ पड़ती थी। मुझे उनकी इस बात पर बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ जब उन्होंने अब्बा से कहा कि नाज़िया से पूछो, अगर उसकी रज़ामंदी है तो तब हाँ करिएगा। नई अम्मी की इस बात पर मैं बहुत ज़्यादा चौंक गई। ये मेरी वफ़ादार कब से हो गई हैं। दादी ने जब मेरी अम्मी की ये बात सुनी तो अब्बा को खूब बातें सुनाई कि ये कौन होती है हमारे घर के फ़ैसले करने वाली। क्या हम इतने बेगैरत हैं कि लड़कियों से पूछ कर उनके रिश्ते करेंगे। लेकिन अब्बा दादी के आगे कुछ न बोले, जिस पर दादी को और ज़्यादा भी गुस्सा आ गया। नई अम्मी राशिदा एक रात मेरे कमरे में आई। शादी के बाद से अब तक उन्होंने मुझे इस कमरे में कदम नहीं रखा था। अपने कमरे में देख मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। वे मेरी चारपाई के पास रुकी, कमरे पर एक निगाह डाली और फिर अपने गिरबान में हाथ डालकर तस्वीर निकाली और मेरे सामने रख दी। ये देख, इसका रिश्ता आया है तेरे लिए, अगर तुझे अच्छा लगे तो बता देना। मैंने हैरत और शर्म से उनकी तरफ देखा। वे मेरी आंखों में आंखें डालकर बातें करने लगी। ये तेरी पूरी ज़िंदगी का मामला है, सोच समझ कर फैसला करना। और फिर अपनी लंबी चोटी को कंधे से घुमाकर पीछे की तरफ फेंका और बाहर जाने के लिए आगे बढ़ी। लड़का शक्ल का तो अच्छा था, बैंक में काम करता था, सो मुझे क्या एतराज़ होगा। मैंने हाँ कर दी। मेरी शादी की तारीख तय हो गई। शादी से कुछ दिन पहले सास घर पर आई और कहने लगी कि मेरा पति अस्पताल में एडमिट थे, इसलिए लड़की की सादगी से शादी कराना चाहती हूँ। नई अम्मी, जिनके तवज्जो पर मैं उन्हें अम्मा कहने लगी थी, और अब्बा मान गए थे। निकाह पढ़ा कर रुखसती कर दी गई। होश था बूढ़े जब वे घर की बजाय मुझे अस्पताल ले गईं और दुल्हन की तरह सजा कर मरीज़ के बिस्तर पर लेटा दिया। और फिर सास बोली कि बहू, हमारे ख़ानदान का रिवाज है कि कुर्बानी बहू देती है। अभी मैं कुछ समझती कि मेरी जान निकल गई, क्योंकि कमरे में एक अजीब और गरीब हुलिया वाला आदमी अंदर आया। सास बोली कि हमारे घर के पीर हैं, हमारे खानदान की हर बहू शादी की पहली रात इनके साथ गुजारती है। ये ऐसा अमल करते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान एक बरकत बनी रहती है। और सास ये बातें कर कमरे से बाहर जा चुकी थी, और जैसे ही मैं होश में आई वैसे ही फ़ौरन बिस्तर से उठी कि पीर ने मुझे तेज़ी से दरवाज़ा बंद किया और अपनी शैतानी नज़रों से मुझे घूर घूर कर देखने लगा। उसने कमरे में 4 या 5 अगरबत्ती जला कर रख दी, जिससे मेरा दिमाग भारी होने लगा। फिर न जाने मेरा सर चूमने लगा और मुझ पर पढ़ पढ़ कर फूंकने लगा। वह मेरे चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। वह मुझ पर क्या करना चाहता था। अचानक वे मेरे सामने रुका और मेरे नज़दीक आने लगा और मेरा भारी भरकम दुपट्टा उतारा और ज़मीन पर फेंक दिया और फिर मुझे ज़ोर से गले लगाकर बाहों का घेरा तंग कर दिया। मैं किसी चिड़िया की तरह उसकी बाहों में फड़फड़ाने लगी और उसके हाथ से रहते हुए मेरे बदन पर फेरने लगे। फिर मुझे समझ में आया कि ये मेरी इज्जत लूट रहा है। जिससे मेरा निकाह हुआ था वे बगैर अब पता नहीं कहाँ पर था, और ये तो मुझे पीर के नाम पर मेरे साथ सुहागरात मना रहा था। मैं चीखने लगी तो उसने ज़ोर से मेरे मुंह नोच लिया। इससे पहले कि मेरा गिरबान पर हाथ डालता, मैं लात उसके नाजुक जगह पर मारा तो वह अधमरा होकर गिर पड़ा। मैं तेज़ी से एक दरवाजे की कुंडी खोल कर बाहर निकल आई तो सामने मेरा पति पर नज़र पड़ी। इससे पहले कि मेरी तरफ आता वह मुझे अपनी अम्मी राशिदा दिखाई दी और मैं उनकी तरफ भागी और मैं उनकी तरफ जाकर बेहोश हो गई। और जब मैं होश में आई तो एकदम से मुझे सब कुछ याद आने लगा और मैं डर गई। तभी अम्मा राशिदा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मुझे तसल्ली दी कि अब तुम महफूज हाथों में हो। मैं अपने ही घर पे थी। ये देखकर मैंने गहरी सांस ली और फिर बोली कि तुम्हारी इस तरह की रुखसती ने मुझे शक के घेरे में खड़ा कर दिया था, इसलिए तुम्हारे जाने के बाद मैं रिक्शा लेकर निकली, लेकिन वे तुम्हें लेकर जा चुके थे। हॉस्पिटल का नाम मेरे जहन में आ गया तो मैं यहाँ पर पहुँच गई और ये हॉस्पिटल इन लोगों का ही है, इसलिए डर के मारे कोई मुंह नहीं खोलता है। मैं जब यहाँ पर पहुँची तो तुम्हारी सांस मुझे रोकना चाहती थी, लेकिन मेरा भाई वहाँ पर पहुँच गया, लिहाजा ये
लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। वे रुकी और मेरे आंसू साफ करते हुए बोली, नाजिया बच्ची, तुम क्या अपने पति के साथ जाना चाहती हो? वे पति तो नहीं है मेरा, वे तो दलाल से भी बदतर है। मुझे नहीं रहना उसके साथ, मुझे नहीं रहना उसके साथ। अम्मी ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। दादी ने मेरे फैसले पर बहुत ज़्यादा हल्ला किया, लेकिन अब्बा ने उन्हें चुप करा दिया। अम्मा के भाई असद की वजह से मेरा तलाक का मामला बहुत आसानी के साथ हो गया। अम्मा ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, बिल्कुल एक सच्ची माँ की खातिर। अब वे मेरे साथ हर मामले में खड़ी रहती थी, बल्कि मुझे यूनिवर्सिटी में भी आला तालीम हासिल कराने में भी उनका हाथ है। मेरी तालीम मुकम्मल होते ही मुझे कॉलेज में लेक्चररशिप मिल गई, सरकारी तौर पर घर भी मिल गया। अम्मी ने एक अच्छी जगह पर रिश्ता देखकर मेरी शादी करा दी। आज मैं ना जाने अपने पैरों पर खड़ी हूँ, बल्कि मुश्किल वक्त में अपना बोझ उठाने के भी काबिल हूँ। इस कहानी से सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि अपनी बेटियों को आला तालीम दें, जिससे कि वे अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। धन्यवाद दोस्तों।